मेथड कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए जितना मास किसी एलिमेंट का चाहिए वो उसका इक्विवेलेंट मास। फिर हैलोजन के लिए क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। यहाँ तक का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने कहा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करने के लिए जितना वेट किसी मेटल का चाहिए वो वेट उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। नाउ फोर्थ मेथड, अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम ये कह रहे हैं कि मान लिया एक सब्सटेंस है ए बी, इट कंबाइंड विद सी डी, ए डी प्लस का प्लस्टेट हो गया एंड बी सी यहाँ पर बन गया। तो अब अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कि मास ऑफ ए बी दिस वन अपॉन मास ऑफ ए डी, it is equal to equivalent weight of AB over equivalent weight of AD। अब AB के equivalent weight को आप ये कह सकते हैं कि equivalent weight of A plus B। तो equivalent weight of A plus equivalent weight of B के equal हो गया AB। सिमिलरली अगर आपको AD का equivalent weight लिखना है तो आप लिखेंगे equivalent weight of A plus equivalent weight of D। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी को ए प्लस बी कह रहे हैं, ए डी को ए प्लस डी कह रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को अगर मैं ऐसा ये कहूं कि जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट ई है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है, तो क्या मेटल के इक्विवेलेंट वेट को मैं ई प्लस 8 कह सकता हूं? यस सर। तो इसका मतलब अगर मुझे मेटल ऑक्साइड का चाहिए तो मेटल प्लस ऑक्सीजन करने पर मेटल ऑक्साइड का ई प्लस 8 हो गया। सिमिलरली मान लीजिए मेटल प्लस क्लोरीन मिलकर के मेटल क्लोराइड बन रहा है, तो मेटल के लिए आप कह रहे हैं ई, क्लोरीन का है 35.5, इसका मतलब मेटल क्लोराइड का बन जाएगा ई प्लस 35.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेटल ऑक्साइड में मेटल का दे दिया, ऑक्सीजन का दे दिया, मेटल ऑक्साइड का कितना होगा, इस टाइप से सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पर पूछी जा सकती है। आई थिंक ये पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हुआ है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये तो चारों जो मैंने डिस्कस किया वो तो एक सिंपल डेफिनेशन वाला पार्ट है जो हमने अब क्लियर कर लिए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करने के लिए जितना वेट किसी मेटल का चाहिए वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। दैट्स ओके। लेकिन अब जब हम इसका यूज एप्लीकेशन, तो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। और एप्लीकेशन पार्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एक बार सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेता हूँ। अगर मुझे लिखना है इक्विवेलेंट वेट और एटम का एटॉमिक वेट गिवन है डिवाइडेड बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट को एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी करने पर भी मुझे इक्विवेलेंट वेट मिलता है। एक फॉर्मूला यहाँ लिख लिया। फिर लिखा इक्विवेलेंट वेट, अगर वो सब्सटेंस, तो हम लिखते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय अगर सब्सटेंस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, बेसिसिटी। अगर वो सब्सटेंस
बिहेव लाइक एसिड, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसिड के लिए आप कहते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी है। वेट की जगह आप अगर सब्सटेंस का एटॉमिक वेट की जगह मोलिकुलर वेट लिखा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर आप वेट में एटॉमिक वेट की जगह मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अगर सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो आप इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखोगे? मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। बिल्कुल ठीक है। बेस के लिए आप कहते हैं एसिडिटी। इफ सब्सटेंस एक्ट एज अ बेस, बेस के लिए हम कहते हैं एसिडिटी। इफ सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय, सॉल्ट के लिए हमें पता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो आइदर वी यूज टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करें चाहे नेगेटिव चार्ज की बात करें, सॉल्ट के केस में आप मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए, ये तो अभी हमने अलग अलग नाम रख दिए, वैलेंसी, बेसिसिटी, एसिडिटी, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अगर इन सबको कंबाइन करके कॉमन नाम रख लें जिससे कि सबके लिए वैलिड हो जाए, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, तो हम वो कॉमन नाम रखते हैं एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट that is molecular weight divided by n factor, molecular weight divided by n factor। अब ये n factor क्या है? तो वही चीज है लेकिन अलग अलग नाम रखने की जगह हमने एक कॉमन नाम रख दिया। जो एसिड के लिए बेसिसिटी थी उसको कह रहे हैं एन फैक्टर, जो बेस के लिए एसिडिटी थी उसको कह रहे हैं एन फैक्टर, जो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी थी, वैलेंसी को कह रहे हैं एन फैक्टर, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कह रहे हैं एन फैक्टर। तो अब एक कॉमन नाम हमने रख दिया, इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, एक एक करके एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट्स के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक का पॉइंट किसी को समझ में तो नहीं आ गया? सर एक क्वेश्चन। आ गया सर। बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर सॉल्ट में जो मैक्सिमम टोटल चार्ज देंगे ना? हाँ, मैक्सिमम, क्योंकि जितना टोटल चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे सॉल्ट हो गया AlCl3 अभी तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, खत्म थोड़ा नहीं कर लिया, अभी तो शुरू किया है मैंने, जस्ट अभी समरी लिखी है, अभी समझाते हैं। ओके सर। अब हमने एग्जांपल लिया एन फैक्टर फॉर एसिड। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। एन फैक्टर फॉर एसिड्स। अब एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या है? तो एसिड के लिए एन फैक्टर है कि कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। एक एसिड कितने H प्लस आयंस रिप्लेस कर सकता है? जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं, ऑब्वियसली उसी को हमने क्या कहा था, एसिड के लिए कहते हैं बेसिसिटी, क्योंकि जब वो रिप्लेस होगा तो OH के साथ कंबाइन करेगा। तो एक एसिड कितने OH के साथ कंबाइन कर रहा है, वो एसिड के लिए बेसिसिटी होती है। अब जैसे आपने यहाँ पर लिया HCl और पूछा जाए HCl का एन फैक्टर कितना, 1। तो हम कहेंगे HCl के लिए एन फैक्टर 1 है क्योंकि एक H प्लस दे रहा है। ठीक है, फिर हमने लिखा HNO3, एन फैक्टर कितना? 1 क्योंकि ये भी एक H प्लस दे रहा है। फिर हमने लिखा HClO4, इसके लिए एन फैक्टर कितना? 1 क्योंकि ये एक H प्लस दे रहा है। फिर आपने लिखा H2SO4, इसका एन फैक्टर कितना? 2। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि देखो इसके पास 2 H प्लस है,
H+ दे सकता है 2, लेकिन देता कितना वो डिपेंड करेगा। सॉरी, इसका मतलब रिएक्शन के अंदर कितने H+ रिप्लेस हो रहे हैं उसके रिएक्शन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। 2 इज द मैक्सिमम लिमिट। मौसम चेंज हो रहा है भाई, रात को ज्यादा तेज पंखा नहीं चलाना चाहिए। चलो अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या लिया कि H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट किया, NaHSO4 बना एंड H2, और पूछा इस रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर कितना है। 1 बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर H+ है तो इसके पास 2, लेकिन दिए तो उसने एक ही ना, एक तो बचा हुआ इसके पास। यस सर। और एक H+ इसने दिया था, एक OH- यहाँ से आया और एक वाटर बना। तो यहाँ पर 2 थे, 2 में से एक ही रिप्लेस हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर 1 हुआ। लेकिन अगर अब रिएक्शन को यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को चेंज करके ये लिखें कि H2SO4 plus twice of NaOH, Na2SO4 plus twice of H2O, और अब पूछा जाए इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का। 2 ऑब्वियसली अब यहाँ पर H2SO4 का एन फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि 2 H+ थे, दोनों ही रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पर एक भी H नहीं बचा हुआ है। 2 थे, दोनों रिप्लेस हो गए, एक भी H नहीं बचा हुआ है। तो रिएक्शन को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना है। स्क्रीन चली गई। हाँ स्क्रीन चलेगी, इसलिए मैंने वो फ्रीज हो जाती है, तो मैंने फिर वापस फ्रीज को अनफ्रीज कर दिया। अब दिख रही है आपको? यस सर। यस सर और स्क्रीन वर्किंग है, दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस पे? यस सर क्या कर रहा हूँ? बादल बना रहे हो। अरे जलेबी है यार वो। सर टर्जरी रोटी बना रहे इमरती हैं। इमरती है सर, इमरती। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, मतलब स्क्रीन विजिबल है, गुड। अब इस रिएक्शन में H2SO4 का एन फैक्टर 2, तो एन फैक्टर हम जब 1 और 2 में से 2 लिखते हैं तब तो लिखते हैं मैक्सिमम लिमिट, लेकिन इंडिविजुअल रिएक्शन को देख करके कहेंगे इस रिएक्शन में इसने एक H+ दिया, इस रिएक्शन में इसने 2 H+ दिए। अच्छा, देखने का तरीका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है, यहाँ पर देखो वाटर कितने बन रहे हैं भाई, जितने H+ देगा उतने ही OH- आएंगे, उतने ही वाटर बनेंगे। तो बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड में कितने वाटर बन रहे हैं उससे भी एक आइडिया आपको लग जाता है भाई उसने कितने H+ दिए। उसने एक H+ दिया तो एक वाटर बना, 2 H+ दिए तो 2 वाटर बने। तो यहाँ पर वाटर को देखकर भी आप लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, H2SO4 का एन फैक्टर आपने ले लिया 2। अब यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा H2S, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2। ठीक है, आप लिखते हैं H2CO3, एन फैक्टर कितना? 1 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम डायरेक्टली देख करके पहचान गए। नाउ सम एग्जांपल जिसमें हमें रिएक्शन में स्ट्रक्चर का आइडिया अगर होगा तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी। स्ट्रक्चर को देख करके कुछ कंपाउंड्स में, जैसे मैंने स्टार लगा करके 3 कंपाउंड के नाम लिखे, H3PO4, H3PO3, H3PO2। ठीक है, अब इन तीनों में पूछा जाए भी H2SO, इसका H3PO4, H3PO3, H3PO2 का एन फैक्टर कितना होगा।
अब देखो, अगर मैं केवल फॉर्मूला देखता हूं तो मुझे तीनों में 3 H दिख रहे हैं, लेकिन हमें इसके स्ट्रक्चर को देख करके रिप्लेसेबल, मतलब जो H+ की फॉर्म में निकल सकते हैं, जैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, और इस पर ये 3 OH लगे हुए हैं। अब जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ वो रिप्लेसेबल होता है, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पर रिप्लेसेबल 1 भी है, ये भी है, 2 है, और ये भी 3 है। तो अब इसके लिए अगर एन फैक्टर लिखना था तो मैंने लिखा 1 और 2 और 3, मैक्सिमम अप टू 3, रिएक्शन के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन जब यही चीज H3PO3 के लिए लिखा तो हमें पता है H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें एक तो H फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ, 2 OH लगे हैं। अब जो H डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है, इसलिए फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल क्या होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। अब जब ये रिप्लेसेबल नहीं है तो दिखने में तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन जब H+ देगा तो ये केवल 2 ही दे सकता है, आइदर 1 और 2, लेकिन तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 या 2, मैक्सिमम अप टू 2। सिमिलरली H3PO2 होता है P डबल बॉन्ड O, 2 तो हाइड्रोजन डायरेक्टली 1 ही फॉस्फोरस होगा से सर। जुड़े हुए हैं और एक OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। 1। इसका एन फैक्टर हो गया 1। तो इन तीनों कंपाउंड में एन फैक्टर हमें देखने पर पता चला कि हाँ, इसके अंदर एन फैक्टर कितना होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला एक बार आपको आइडिया हो गया तो अब नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब मान लो H3PO4 है, उसकी एक बैलेंस इक्वेशन दे रखी हो कि उसमें से कितने NaOH के साथ मिलकर के कितने उसने H2O बनाए, और पूछा जाए कि उसका एन फैक्टर कितना या इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है। तो बैलेंस इक्वेशन में इस तरीके से आपको उसका एन फैक्टर पूछा जा सकता है। जैसे आप आ जाइए पेज नंबर 17 क्वेश्चन 24 पर, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 24। मॉड्यूल है ना भाई सब लोगों के पास? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई नहीं हो किसी के पास तो कलेक्ट कर लेना भाई ब्रांच में, एक दो शायद कुछ लोगों के पास अभी अगर नहीं पहुंचे बाय चांस। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? बेटा पेज 17 क्वेश्चन 24। सर प्रीवियस क्लासेस कैसे देख सकते हैं? प्रीवियस क्लासेस कैसे देख सकते हैं? तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि टीचर आपको दिखा देंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, उसका फोटो दिखा देंगे इसके अंदर, और दूसरा दोस्त लोगों का हमेशा साथ रहता है, भाई लोगों का। 2 ऑप्शन है तो नहीं सर सेकंड आंसर आ रहा है। सर सेकंड ऑप्शन M/2। सर M/2। M/2 कैसे पहचाना? 2 हाइड्रोजन, 2 सर H2 निकल रहे हैं। हाइड्रोजन H2 वाटर देख लिया सर। 2 वाटर, बिल्कुल वही तरीका, सबसे अच्छा तरीका वही है कि जैसे हमें दिया कि भाई H3PO4 को साथ में रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पर CaHPO4 3 में से 1 रह गया और 2 चले गए 2H2O। तो शॉर्टकट वही है कि भाई कितने वाटर बन रहे, तो हमने देख लिया 2 वाटर, तो इसका एन फैक्टर हमने कितना ले लिया 2, और इक्विवेलेंट वेट पूछा तो M/2 हो गया। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। यस सर। चलो, अब यहाँ पर एक तो हमने स्टार लगा करके ये समझ लिया था H3PO4 वाला, ये तीनों केसेस, ये तीनों केस क्लियर है। यस सर। यस अब सर। यहाँ पर डबल स्टार लगा करके एक एग्जांपल लेते हैं, वो है H3BO3, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। यस H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, और इसका एन फैक्टर कितना है ये पूछा जाता है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड को एन फैक्टर कितना है, चलो स्ट्रक्चर बना के देखते। तो हमने कहा भाई एक बोरॉन और उस पर 3 OH लगे हुए हैं,
एक बोरॉन और 3 OH लगे हुए हैं और पूछा इसका एन फैक्टर कितना। तो क्या कहते हैं एन फैक्टर कितना होना चाहिए इसका? 1 होना तो देखो, सब 3 चाहिए। होना तो 3 चाहिए, बिल्कुल ठीक जवाब है। क्योंकि जो कंसेप्ट हमने इससे पहले वाले इन तीनों केसेस में लगाया वो कंसेप्ट अगर यहाँ लगा रहे हैं तब तो नहीं, इसमें तो एन फैक्टर 3 होना चाहिए। लेकिन देखो बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है। बॉन्ड बनने के बाद एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 बॉन्ड, इसका मतलब अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रखा हुआ है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब डेफिनेशन में हमने क्या, सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ दे। तो जब आप H3BO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के इस लॉन पेयर का एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर के ये इधर जाके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, न्यूक्लियोफाइल नहीं, हम कहेंगे कि लॉन पेयर शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो, एक ने लॉन पेयर शेयर किया, एक ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। तो देखो ये 3 OH तो जैसे थे वैसे लगे हुए हैं, और इस H2O का ये O, ये H, ये H और एक लॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्म में ये बना लिया। तो हम क्या करते हैं, या तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ऐसा कैसा, इस तरीके से इस पर एक एरो बना देते हैं जो ये शो करता है कि डोनर टू एक्सेप्टर, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना। अब एरो नहीं लगा करके दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। मतलब आप इस एरो को यहां से हटा दें, डायरेक्शन जिसने लॉन पेयर दिया उस पर प्लस और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर माइनस। तो इस तरीके से मैंने लॉन पेयर और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दिखा दिया। अब क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये H+ की फॉर्म में निकल गया। तो देखो अब, अरे म्यूजिक बंद कर भाई। अच्छा, वो तो पड़ोसी वाला है, रोड वाला है, ठीक है। BOH, तो देखो 3 OH तो उसके खुद के थे, एक OH वाटर से उसने ले लिया और ये बन गया BOH होल 4 माइनस, प्लस नहीं, BOH होल 4 माइनस, और ये वाला जो H है वो यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल गया। इसका मतलब जितने बेस के साथ रिएक्शन करे, तो इसने H3BO3 ने कितना OH ले लिया एक, या पानी में डिसॉल्व करने पर कितने H+ दिए वो भी एक। तो सब्सटेंस जितने H+ दे रहा है 1 दे रहा है, तो हम इसका एन फैक्टर कितना कहेंगे, 1 कहेंगे। तो इस तरीके से H3BO3 का एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये एन फैक्टर कैसे आया उसका समझ में आया, H3BO3 का एन फैक्टर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो एसिड्स के लिए एन फैक्टर हमने दिखाया। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए एन फैक्टर फॉर बेस, अब हमें बेस के लिए एन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा एन फैक्टर फॉर बेस। अब जैसे एसिड के लिए हमने कहा था जितने रिप्लेसेबल H+ आयंस हैं, सिमिलरली बेस के लिए आप कहते हैं नंबर ऑफ OH रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। जितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस हैं, ऑब्वियसली उस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस को बेस के लिए कहते हैं एसिडिटी। मतलब वो कितने एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है वो उसकी एसिडिटी हो गई, एन फैक्टर हो गया। यहाँ पर सिंपल है, जैसे अगर कहा जाए NaOH, एन फैक्टर कितना हो गया, 1। हमने लिखा KOH, एन फैक्टर कितना हो गया, 1। आपने लिखा बेरियम हाइड्रोक्साइड, एन फैक्टर कितना, 1 और 2। 1 और 2। मैं एक काम करता हूँ, अब मैक्सिमम, अब हमें पता कब 1 होगा कब 2 होगा, तो मैक्सिमम लिमिट लिख रहा हूँ 2, ठीक है। फिर हमने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना हो गया, 2। 2 हो गया।
मैंने लिखा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप से AlOH होल थ्राइस 3 एन फैक्टर 3 हो गया, 3 हो गया। Yes, sir. अब देखो यहाँ तो OH देख करके डायरेक्टली एन फैक्टर चल रहा है। इसमें एक केस है, पूछा जाता है भाई अमोनिया का एन फैक्टर कितना। तो देखो 1 अमोनिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें OH तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वही कंसेप्ट जो बोरिक एसिड में लगाया कि जब आप Water में इसको dissolve. वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये NH4 प्लस बन जाएगा और एक OH माइनस देगा। एक OH माइनस। अब क्योंकि उसने OH माइनस दिया, एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 1। ठीक है, तो एसिड के लिए कितने H प्लस रिप्लेसेबल है, बेस के लिए कितने OH माइनस रिप्लेसेबल है। तो ये बेस के लिए एन फैक्टर कैसे आया, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट की, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। अब सॉल्ट के लिए कहते हैं भी टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें। तो हमने लिखा एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। तो इसके लिए हम लिखते हैं आइदर टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। अब जैसे अगर कहा जाए सोडियम क्लोराइड NaCl, एन फैक्टर कितना? 1 1. एन फैक्टर कहेंगे 1, क्योंकि या तो +1 देख लो या -1 देख लो, एन फैक्टर हो गया 1। हमने किया पोटेशियम क्लोराइड, एन फैक्टर कितना? 1. 1। फिर हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, एन फैक्टर कितना? 2. 2। ठीक है, हमने लिखा बेरियम ऑक्साइड, एन फैक्टर कितना? 2. 2। हमने लिखा AlCl3, एन फैक्टर कितना? 3. 3। एन फैक्टर हो गया 3। फिर हमने लिखा बेरियम फॉस्फेट, एन फैक्टर कितना? 4 नहीं 3। अरे फॉर्मूला तो लिखाओ पहले यार भाई, मतलब 3 2 1 तो कर रहे हैं, मतलब सबको लग रहा है पहले 1 था फिर 2 था फिर 3 हो गया। फॉर्मूला बताइए क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला होगा? BA3PO4 होल ट्वाइस। वेरी गुड। तो देखो ये तरीका तो हमें पता है कि चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो देखो बेरियम के लिए हमने लिखा +2, फॉस्फेट के लिए कितना लिखते हैं? 3 माइनस। तो अब देखो ये जो 2 वाला चार्ज है वो 2 चार्ज इस तरफ गया, इसका 3 चार्ज इस तरफ गया, तो आप इसको लिख लेते हैं BA3PO4 होल ट्वाइस। आपने इसको लिख दिया BA3PO4 होल ट्वाइस। अब देखिए एक बेरियम पर +2 चार्ज था, एक बेरियम पर +2 था, 3 बेरियम है, टोटल चार्ज पॉजिटिव कितना हो गया? +6. +6। एक फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव चार्ज है, 2 फॉस्फेट हैं, टोटल -6. -6। इसका मतलब चाहे तो आप +6 कंसिडर करो चाहे -6, क्योंकि चार्ज तो सेम होना है। तो इसलिए एन फैक्टर आप इसका कितना कहेंगे? 6 एन फैक्टर कहेंगे 6। वेरी गुड। तो सॉल्ट्स के लिए हम लोग, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कहा जाए कैल्शियम नाइट्राइड, एन फैक्टर कितना? तो ये कैल्शियम पे +2 है, नाइट्राइड क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने N3 नेगेटिव। हाँ वेरी गुड, N3 नेगेटिव, क्योंकि लास्ट क्लास में कहा था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। CA3N2। अब ये वापस वही हो गया कि इसका चार्ज 2 इस तरफ, इसका चार्ज इस तरफ, तो आपने फॉर्मूला बना लिया CA3N2, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 या -6 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अरे कौन उबासी ले रहा है भाई यार ऐसे बढ़िया वाली क्लास के अंदर?
कौन है ये? है माइक म्यूट रखा करो, सबको सब कुछ पता चलता है वरना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन पूछा आपसे कि फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 24H2O, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? एलम। एलम। एलम, पोटाशियम। पोटाशियम। अब अगर मुझे कहा जाए इस पोटाशियम का इक्विवेलेंट वेट 8 m/8 m डिवाइडेड बाय 8 m/8, तो देखो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इससे मुझे एक Fe+2 मिल रहा है, एक सल्फेट मिल रहा है। इससे मुझे 2 Al+3 मिले और 3 सल्फेट मिले, और वाटर तो वाटर की फॉर्म में चला ही गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, पानी में डिसॉल्व हो गया। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तब भी हो गया 3, 2 पॉजिटिव यहाँ से, 3 × 2 6 पॉजिटिव यहाँ से, तो एन फैक्टर इसका 8 हो गया। यार 4 सल्फेट है तो सल्फेट के लिए भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका m मोलिकुलर मास इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/8। तो एसिड बेस सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर, वैसे यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शंस का भी आइडिया है, मैं एक थोड़ा सा एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट एन फैक्टर एक बार कंप्लीटली डिस्कशन में यहाँ पर आ जाए। ऑल्दो इस मॉड्यूल में अभी यहाँ पर नहीं गिवन, रिडॉक्स में दिया हुआ, तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस लिख लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 नाउ 4, एन फैक्टर अगर ऑक्सीडेशन के लिए कहते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए अगर एन फैक्टर की बात करते हैं तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग पर मोल। एक मोल सब्सटेंस ने टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग पर मोल इज द एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। एन फैक्टर फॉर रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन की गेनिंग, तो हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग पर मोल। 1 मोल ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन की गेनिंग किया, वो एन फैक्टर रिडक्शन के लिए हो जाता है। और अगर मुझे एन फैक्टर किसी रिडॉक्स के लिए लेना है तो ये हो जाता है एक्सचेंज कितने मोल हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रॉक्स के लिए एन फैक्टर हो जाता है। जस्ट मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे हम कहते हैं KMnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है और पूछा KMnO4 का एन फैक्टर या इक्विवेलेंट मास कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ये +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब इसका एन फैक्टर 5 होगा और इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो m/5 हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर हमने ले लिया 5। ठीक है, फिर हमें कहा न्यूट्रल मीडियम में यही MnO4 माइनस न्यूट्रल या स्लाइट एल्कलाइन मीडियम में
3 होगा 3। 3 MnO2 में जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये +7 से +4 में जा रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमने कह दिया भाई इसका n फैक्टर हो गया 3। यही MnO4 माइनस स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कंडीशन के अंदर 1 रहेगा। 1 MnO4 2 माइनस में जाता है, तो हम कहते हैं ये +7 से +6 में जा रहा है, इसका n One. फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 1 है। ठीक है, ये तो गैनिंग हो गई। चलो अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि C2O4 2 माइनस CO2 में जा रहा है, n फैक्टर कितना, तो C2O4 2 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 +3 +3 से जा रहा है +4 में, तो बताओ इसका n फैक्टर कितना लोगे। 1 2 2 देखो, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन। जो मैंने पर मोल लिखा है उसका मतलब समझना, ये जो पर मोल लिखा है उसका मतलब समझना कि इस पूरे मॉलिक्यूल ने, अगर मैं एक कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन +1 से +3 से 4 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 कार्बन के एटम है, तो इंटू 2 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 2। वो ये नहीं कह रहा है कि एक एटम में कितना चेंज हो रहा है, हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, अब इस तरीके से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स के अंदर n फैक्टर्स को आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन लूजिंग पर मोल, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई K2Cr2 ऊपर कर दो सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दो प्लीज। ये लो, सर, थोड़ा सा और करो सर, वो ऊपर जो आपने थ्योरी लिखी थी ना, एक बार वहां पे कर दो। ये तो सर नोट भी बनाने इसके। अच्छा हुआ पूछ लिया, पसंद आया तो नोट बनाओ भाई, क्यों किसको पसंद नहीं आ रहा है नोट करने के लिए। किसी ने मना किया क्या भाई, साथ साथ में तो लिखते रहना लिख तो रहे, अरे आप लोग नोट नहीं कर रहे हो। है सर। सर कर रहे हैं हो गया कर रहे सर, हैं। कर लिया। कर रहे हैं सर हो कर गया। रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, इस टाइप से इक्विवेलेंट वेट हम लोग कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम कंपाउंड में लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, सर आपको एक क्वेश्चन करा रहे थे। क्वेश्चन तो दिया था ना यहाँ पे अभी। नहीं सर, आपने वो ऊपर स्क्रॉल कर दिया था तो नहीं दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, क्वेश्चन था FeC2O4 Fe+3 और CO2 में जा रहा है, इसको फेरस ऑक्सलेट कहते हैं। तो इस फेरस ऑक्सलेट का n फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन था। अच्छा 1। और कोई कुछ कहना चाहेंगे।
3 सर। 3 अच्छा। 3 आयुष, आयुष क्या कहते हैं बेटा? आयुष टुडेजा। सर 3 फलक, फलक क्या कहते हैं? यस सर। क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? एन फैक्टर कितना होगा इसका? सर सर 2 होगा। खुशी पंडित, खुशी, यस सर। एन फैक्टर बताओ बेटा। सर 1 होगा सर। 3 होगा। 3 होगा सर। अच्छा, देखो हमने कहा टोटल इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग पर मोल, तो यहाँ पर आयरन और ऑक्सिलेट, ये कैटायन एनायन सेपरेट कर लिए। आयरन जा रहा है +2 से +3 में, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑक्सिलेट का तो हिसाब अभी बना ही रखा, देखो सामने अभी भी तो लिखा है ऑक्सिलेट, ये रहा। एक कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दोनों कार्बन ने मिलकर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ऑक्सिलेट साइड से +3 से +4 में जाने में हमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। अब एक आयरन ने लूज किया, 2 कार्बन ने लूज किए, टोटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए पर मॉलिक्यूल? एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर रिपीट करना है इसको एक बार। वही तो भाई, हम ये कह रहे हैं टोटल कितने लूज हो रहे हैं, तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आयरन ने दिए। ऑक्सिलेट +3 से +4 में जा रहा है, ये तो ऑक्सिलेट का हिसाब से ही बना के रखा है ना, ये ऊपर देखो ये रहा, ऑक्सिलेट +3 से +4 में जा रहा है, ये वाला। एक Yes, sir. कार्बन 3 से 4 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दोनों ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ऑक्सिलेट ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयरन ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल इस मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? 3 3। इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। 3 ठीक है। अब जब हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, चाहे मॉलिक्यूल में एटम की परसेंटेज लें या मॉलिक्यूल्स में स्पीसीज की परसेंटेज लें, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने लिखा परसेंटेज नंबर ऑफ एटम्स उसके कितने हैं इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ऐसा करके हम एलिमेंट की परसेंटेज मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, तो कार्बन का परसेंटेज तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन 1 है, एटॉमिक मास 12 है, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 44 है इनटू 100। ऑक्सीजन का पूछा तो 2 एटम्स, एटॉमिक मास 16 अपॉन 44 इनटू 100। अब इसको सॉल्व करके कौन बताएगा भाई? कार्बन का 27.2 और ऑक्सीजन का एक बार दोबारा बोलना, कार्बन का कितना बोला? मैं लिख लेता हूँ, आप जो कहते हो फाइनल। 7.2। 27.2 इतना ही आ रहा है ना सब लोग? यस सर, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया बताओ? 72.8। 72.8। तो ठीक है, 2 लोगों ने सॉल्व किया, बाकी लोग लिख लो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस।
लिख लिया? यस सर। क्या लिखा है? ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट नहीं। दिस। नहीं सर, खुद कर लिया। सर यही लिखा अच्छा, है। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, ये तो एलिमेंट की परसेंटेज मान लो यहाँ पे लिखी थी। अब यही काम हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर स्पीसीज के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपसे कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट आयन कितनी है। अब इसमें कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग नहीं लिख रहा है, कार्बोनेट आयन की परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट, तो कार्बोनेट एक पूरा है, तो बताओ कार्बोनेट का फॉर्मूला मास कितना हो रहा है। एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 60, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितना है, तो 1 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 100 इंटू परसेंटेज वाला 100 हो गया। तो अब ये कितना आंसर आ गया, 60%। 60% आ गया। तो देखो, मॉलिक्यूल के लिए परसेंटेज स्पीसीज की भी लिख सकते हैं और एटम के लिए भी लिख सकते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया था, सब लोगों ने सॉल्व किया था, आंसर भी बताया था। एलम, पोटाश एलम A2SO4 डॉट Al2SO4 होल साइज। अरे भाई माइक म्यूट करके रखो यार, ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आ गया। कहाँ पर है, कौन है? ठीक है, Al2SO4 होल साइज डॉट 24